अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। प्रोग्राम की मेज़बान आरफा नूर साहिबा ज़ाती मसरूफियात की बिना पर कुछ रोज़ रुखसत पर हैं, जिसके बायस प्रोग्राम की जो मेज़बानी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ज़िम्मे है। इस हवाले से आज आपने देखा होगा कि जो मुल्क में खान साहब की तरफ से या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो एक मामला उठा, जो खान साहब से मुतलिक बातें की गई, वज़ीर आज़म हाउस से मुतलिक बातें की गई, इस तमाम सूरत हाल और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल से मुतलिक हम बात करेंगे। हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमने देखा कि कल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक मामला उठा, उसके बाद आपका भी बयान सामने आया है, तो आप इस मामले पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? मैं एक सियासतदान हूँ, मैं पर्सनल नहीं होता, न पर्सनल ज़ाती मामलात के अंदर किसी के चाहे किस किस्म के भी हों मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। मैं उस पर यकीन नहीं रखता, मगर एक पॉलिटिशियन होने की वजह से एक दिल को दुख जरूर पहुंचा और जिसका इजहार मैंने कल किया। मैंने पीएससी वाली बात को भी सामने नहीं रखा, वो खुद अपना फैसला करेंगे, मेरा खुद से कोई वास्ता नहीं है। मगर जब उस खातून की बात सुनी मैंने तो अफसोस हुआ। रियासत का वजीर आजम जो है वो तकरीबन ये समझ लो कि माँ बाप है, और जब उनके ऊपर ये बात आए, एक खातून कहे कि मैं उनसे मिली, मुझे बुलाया गया, मेरे घर पे आए, मुझे बुलाया गया, मुझसे वो सारे सबूत भी लिए गए और लेते रहे और अपना मसला हल करते रहे। और ये तो हकीकत है कि जब 3.5 साल, 4.5 साल वो रहे तो नेब के चेयरमैन को उन वीडियोस के थ्रू या उनके थ्रू शायद जो वो कह रही है उसलिए उनसे लिए गए कि उनको ब्लैकमेल करते रहे कि इसको गिरफ्तार करो, इसको पकड़ो, इसको करो। चलो ये बात भी एक आम हालात में जिस मुल्क में 4 आमरीत रही हो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर 1 महीना के करीब वजीर आजम हाउस में उससे मिलना और उसकी बातें सुनना, उनको यकीन दिलाना और फिर हस्ब भेजा में रखना और उनसे वक्तन मवक्तन ये बातें पूछना, उसके बाद 1 महीने के बाद उसको छोड़ देना, मैं समझता हूँ ये मुल्क के वजीर आजम जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, जो उम्मत मुसलमान की बात करते हैं, अमल करते हैं नहीं करते हैं, मगर ज़ाहिरन वो ये बातें करते हैं, और वो उसके यहाँ इस किस्म की बात हो तो मैं बड़ा दुखी हुआ। और ये बात मैंने मीडिया में कही कि अब एक सियासतदान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि सियासतदान बहुत बड़ा इंसान होता है मेरी नज़र में, सच बोलने वाला, झूठ से नफरत करने वाला, हक की बात करने वाला सियासतदान होता है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, तो जिसने इक़्तिदार में चढ़ते हुए भी कभी हक गोई से परहेज नहीं की और सीधी सी बात कही। मुझे इस बात में कुछ इस तरीके से भी शक हुआ कि इससे पहले, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले अमेरिका में ऐसा वाक़या हुआ, उससे भी हमारे भाई जो है वो इनकारी हुए और आखिर में वो साबित हुआ। आज एक खातून चीख के, मैं समझता हूँ कि वो आज क्यों निकली है, इसलिए निकली है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसमें उसकी दाद फरियाद सुनी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में वो आ सकती है, मीडिया में उसके लिए एक स्पेस मिल चुका है उसको। अब उसको हरासा करना, उसको बंद कर देना, मैं समझता हूँ कि वजीर आजम को चाहिए कि इसका नोटिस भी ले और सारे अदारों को जो नोटिस लेते रहे छोटी छोटी बात का, उनको भी नोटिस ले। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान के लिए जब भाइयों की तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह एक मशवरा दूंगा कि ये तब तक तहरीक इंसाफ के ओहदे से हट जाए और अपने आप को अदालत पे पेश करे और उसको चैलेंज करें कि तुम मुझ पे इल्जाम लगाया है तुमने मुझे,
اور میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں. اب ساری بچیاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں, ان کی نظر میں میری قدر کیا ہوگی؟ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو عدالت میں جانا چاہیے اور اس کو نوٹس دینا چاہیے, اس خاتون کو بلانا چاہیے. یہی ایک راستہ ہے جہاں سے وہ صاف نکل سکتا ہے. اگر وہ نہیں جاتا تو اس بات کو دنیا میں ہر جگہ پہ یہ بات سمجھی جائے گی کہ یہ بات حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کل ہی کی بات ہے کہ برٹش کے پرائم منسٹر نے ایک دوست کو ایک جگہ پہ قائم کیا, جگہ دی, اس کو اپائنٹ کیا یا کچھ کوئی سی ذمہ داری دی. اس پہ اس کی کیبنٹ کے 50 ممبر جو ہیں وہ ناراض ہو گئے, وہ مناتے رہے, نہیں مانے. آخرکار اس نے بغیر کسی منہ بنائے اس نے استعفیٰ دے دیا ایک دن کے اندر. مگر ہم تو شاید مسلمان ضرور ہیں مگر ہماری قدریں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں. شاہ صاحب, یہ بھی تو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ماضی میں آپ کے خلاف کیسز بنے, اب آپ حکومت میں ہیں تو جاوید اقبال صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں تو ان کے خلاف یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. کیونکہ میں آپ کو نادر بتاؤں, میں نے دیکھا آپ کی ساری باتوں میں نیب چیئرمین کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, بات ہی نہیں کی. وہ جانے اس کا کام جانے. میں وزیر اعظم کی چیئر جو ہے وہ ایک ریاست کی چیئر ہے اور ریاست کا ہیڈ جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور وہ سارے ملک کی مائیں بہنیں بچے بیٹے بزرگ اس کے ہوتے ہیں, اس کا وہ رکھوالا ہوتا ہے. رکھوالا اگر اس قسم کی حرکت اپنے دور میں کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو گرفتار کرو, میں تو اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے ہم سیاستدانوں کی عزت بچاؤ اور خود جاؤ. تمہارے پرسنل ایکٹ, یہ اب پرسنل ایکٹ, تم جب وزیر اعظم بنتے ہو ہم پرسنل ایکٹ پہ نہیں جاتے, ہم پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. ہماری بات چیت عوام میں ہوتی ہے. میں پرسنل اس کے ایکٹ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہے جو کچھ بھی کرے, 3 شادیاں 6 شادیاں 10 شادیاں جو چاہے کرے, مگر یہ جو بات ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ایک فریادی جائے اور فریادی کو وہ استعمال کرے اور استعمال کر کے اپنے مسائلوں کو حل کرے, تو میں اس سے یاروں میں نے آج تک اپنے کیس کی کبھی کسی نے بات کی ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا کیس میرے اوپر بنایا گیا صرف اس وجہ سے کہ 2014 کا جو کھیل بنایا گیا تھا, پلان کیا گیا تھا جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے, اس میں کیا کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں, ہم جمہوریت کے لیے ہمارا دشمن بھی آگے آئے گا, خدا کی قسم خورشید شاہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. شاہ صاحب, یہ جو ویڈیوز والی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فی الحال تو ایک الزام ہے, یہ آپ لوگ کیسے ثابت کریں گے کہ خان صاحب نے وہ ویڈیوز جو ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کی؟ دیکھیں یہ باتیں آتی رہی ہیں. یہ چیئرمین نیب نے بھی ایک دو مرتبہ کہا تھا کہ یہ تو میں چاہوں تو ان کی حکومت تو کچھ دن بھی نہیں چل سکتی, ان کے اوپر اتنا اسکینڈل ہے, پر اگر میں مجبور ہوں. یہ بات ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی تو کچھ تھا نا. مگر ہم یہ نہیں کہتے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم ثابت کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ خود آ کے یہ کہے کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے, کوئی ثبوت ہے تو لے آئے, اپنے آپ کو صاف کرے. وہ عمران خان نے اپنے آپ کو صاف کیا, میں سمجھتا ہوں وہ مجھے صاف کرتی ہے. تو شاہ صاحب یہاں عزت بخشی, یہاں پر اپنی عزت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی صفائی صاف ہونا خورشید شاہ کے لیے, ایک سیاستدان کے لیے, ایک سیاسی کارکن کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرے گا. شاہ صاحب یہاں پر آپ پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب ماضی میں یہ ویڈیوز آئیں, طیبہ گل کی ویڈیو آئی, چیئرمین نیب کا معاملہ آیا, خان صاحب کا معاملہ آیا, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پھر آپ لوگ یک زباں ہو کر اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا کہ طیبہ گل کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے, یا وہ جو ویڈیوز آئیں تو ہم ایک بات, میری بات سن لیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کیوں نہیں اٹھایا. ہم نے کوشش کی کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے یہ ثابت ہو. اب وہ خاتون خود سامنے آ گئی ہے, وہ کہتی ہے میرے پاس ثبوت ہے, اور اس وقت میڈیا نے اس طریقے سے بریف نہیں کیا جو آج کر رہی ہے. میڈیا میں دباؤ تھا, میڈیا بھی دباؤ میں تھی. آپ اپنے اوپر بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا, آپ لوگوں نے کیا کیا. مگر اب جب کھل کے وہ بات آئی ہے, وہ سنی ہے, اور اسی دن برٹش پرائم منسٹر کا بھی سامنے کیس آیا,
تو میں ساری ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنی عزت کے خاطر، ایک سیاسی ورکر کے خاطر، ایک سیاستدان کے حیثیت سے، ایک اس ملک کی ریاست کے بچے کی حیثیت سے، بزرگ کی حیثیت سے یہ عمران خان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ عدالت میں جائے، اس کو چیلنج کرے اور صاف ہو جائے. مجھے خوشی ہوگی. اب یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل بالکل. لیکن شاہ صاحب الزام نہیں لگا رہا اس کے اوپر. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ جھوٹ ہو، کیونکہ ریاست کے وزیر اعظم کو اس میں اس قسم کا انوالومنٹ میں ہونا یہ بڑی خطرناک بات ہے. ریاست کے لیے دنیا میں شرمندگی کی بات ہے، تو اس کو صاف کرنا چاہیے. تو شاہ صاحب پیپلز پارٹی کا نیب قوانین سے متعلق بڑا واضح موقف رہا. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو نیب کے قانون کو کالا قانون کہتے رہے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے بھی آپ سوالات اٹھاتے رہے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب جاوید اقبال صاحب کا تقرر ہوا تو اس وقت آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور آپ ہی نے مشاورت کے ساتھ ان کو چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا. تو آپ پر کوئی دباؤ تھا یا یہ تقرری پھر کیسے ہوئی؟ دیکھیں، ایک سینئر سپریم کورٹ کا جج تھا اور اس کے ریکارڈ سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملی. ہم نے کوشش کی کہ اچھا تھا کوئی بندہ لے آئے اور جو بہتر سینئر آدمی ہو، کیونکہ نظر تو اس وقت کوئی اسکینڈل اس کے خلاف نہیں تھا. اگر تھا تو آپ مجھے بتا دیں. کوئی اسکینڈل نہیں تھا. تو آپ یہ اعتراف کرتے ہیں گمشدہ افراد کے بھی یہی چیئرمین تھے. ہم نے کہا چلو اس کو لیتے ہیں. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جب اس نے غلط کام کیے تو میں خورشید شاہ بزادہ خود ساری قوم سے معافی مانگتا ہے کہ جس کو تکلیف آئی ہے تو وہ تکلیف شاید اس میں میرا بھی حصہ ہو، قوم مجھے معاف کر. تو شاہ صاحب ایبٹ آباد کمیشن ہو یا لاپتہ افراد کا معاملہ ہو تو دونوں کمیشن یا ان کا سربراہ جو ہیں وہ جاوید اقبال صاحب ہی رہے. تو آپ آج اعتراف کرتے ہیں کہ آپ یہی چیز تھی جس نے ہمیں ٹریپ کیا کہ اتنے بڑی کمیشن کے وہ چیئرمین ہیں، تو جب یہ نیب چیئرمین بنیں گے تو یہ بدتر ہوگا. ہمیں کسی کے اندر کی دنیا میں جا کر دیکھنا تو نہیں چاہیے نا ہمیں پتا تھا. آپ ایڈمٹ کرتے ہیں شاہ صاحب کہ آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی. میں اس غلطی نہیں ہے، یہ مجھ سے بلنڈر ہوا اور میں اور شاید خاقان عباسی قوم سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے، جس کو تکلیف ہوئی ہے، وہ ہمیں معاف کرے، اللہ بھی ہمیں معاف کرے. تو اب شاہ صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب دوبارہ آپ ایک امتحان میں جا رہے ہیں کہ نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہوگا. تو ماضی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، آپ قوم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. تو اب کن باتوں کا آپ احتیاط رکھیں گے؟ حکومت کن باتوں کو مد نظر؟ پہلی بات تو نادر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میں نہیں ہوں. میں اپنا تجربہ ضرور اپنے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کو دوں گا کہ یہ کارنر ضرور دیکھ لیں، اس کے بعد کسی کو کریں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے. شاہ صاحب اب کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے کا ایک بیان آیا ہے کہ میں الیکشن کے معاملے پر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے استعفے دے رکھے ہیں قومی اسمبلی سے، تو پھر یہ مذاکرات یہ الیکشن کے معاملے پر کیسے؟ ابھی نہیں دیے ان لوگوں نے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، ابھی استعفیٰ اس نے نہیں دیا ہے. اور اگر دیا ہے تو آج وہ آپ کہہ دیں کہ بھائی میرا استعفیٰ ہے، اسپیکر صاحب میرے استعفیٰ قبول کر لو. تو الیکشن کے معاملے پر آپ خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ہم تیار ہیں. بالکل آئے بیٹھے، جیسے کہے گا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگی ویسے ہی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگی. تو اب ای وی ایم کہ ای وی ایم ہو نہیں سکتی، بیرون ملک میں ووٹ نہیں ہو سکتا. میرا اپنی پارٹی کے تھرو پارٹی کو بھی یہ کہنا ہے اور میں نے گورنمنٹ کو بھی یہ کہا ہے، موجودہ جو پارٹی اقتدار میں ہے، کہ کم سے کم 6 سیٹیں اوورسیز پاکستان کی آپ الگ رکھیں. جیسے ہماری لیڈیز سیٹیں ہوتی ہیں اس طریقے سے وہ سیٹیں ڈیوائڈ کی جائیں اور سارے 6 پاکستانی جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کو الگ سیٹیں دی جائے. وہ آ کے اپنی خود نمائندگی کرے، خود آئے. یہ سارا دھوکھا ہے ان غریبوں کے ساتھ کہ آپ ووٹ دے دیں اور آپ اپنا فیصلہ کریں. بھائی وہ کسی سے 10 ووٹ ملیں گے، کسی سے 100 ووٹ ہوں گے، وہ تو تھوڑی آئیں گے پاکستان کے پارلیمنٹ میں آ کے ان کو مسائل حل کریں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو اپنا خود، جیسے خواتین آتی ہیں اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کا سسٹم ہوتا ہے، وہ آ کے بات کرتی ہیں، خواتین کے مسئلے پہ بات کرتی ہیں. تو باہر کے لوگ جب آئیں گے
तो नुमाइंदे होकर आएंगे, तो अपना अपने मसाइल अपने मुल्क के लेके आएंगे वो 6 आदमी। शाह साहब, ये कोशिश है। अब आपने ये भी बयान देखा होगा कि खान साहब कह रहे हैं कि मामला जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, नंबर अनब्लॉक्ड हो गए, तो ये क्या हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है या आप सोच रहे हैं कि मामला जो है वो ये बातें सारी है। मगर एक खान साहब को गुजारिश करूं, कल वो कह रहे थे कि हम कौम है, एक कौम है, एक कौम है, हम अल्लाह ताला की कौम है। भाई अल्लाह ताला की मखलूक होती है, कौम नहीं होती। ये ठीक कर ले अपने आप को। तो ये शाह साहब न्यूट्रल से ये मुतालबा के खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स जो हैं वो मुदाखलत करें और इलेक्शन करवाएं, तो आप समझते हैं कि ये मुतालबा जमहूरियत और जमहूरी रवैये के मुताबिक है या उनकी नफ़ी है? देखें, हर अदारे का अपना अपना रोल होता है। जिसको वो न्यूट्रल कहता है, सारी दुनिया को पता है, उनका अपना रोल है। इलेक्शन में जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उनको बुलाया जाएगा। मैं समझता हूँ ये वक्त है पाकिस्तान के अपने पांव पे खड़े होने का। अगर आज भी हमने अकल नहीं ली, आज भी हमने इस सोच से सियासत नहीं की, मैं यकीन से बताता हूँ हमारी जिंदगी नहीं है। मगर ये यकीन से बताता हूँ कि 10 साल मुसलसल जो पॉलिसियां आज ये गवर्नमेंट बना रही है, इस पे चलो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना कर्जा उतार दे, एग्रीकल्चर को आप बिल्कुल बैकबोन समझ के चलो, उसको बिल्कुल फॉलो करो पॉलिसीज को। यार ये भी जुल्म है ना, हमारी हुकूमत है ना। आज सबसे ज्यादा गोश्त से, दूध से, हर चीज से सस्ती सिगरेट है जो कैंसर देती है, जो दिल के अमराज देती है, जिसमें कम से कम 200 से 300 अरब रुपए हमारे साल पे हेल्थ में खर्च होते हैं, और वो टैक्स देते हैं टोटली 150 अरब। पाकिस्तान में सिगरेट $1.2 पे है, ऑस्ट्रेलिया में $27 है, और इंग्लैंड में 14 पाउंड है, और अमेरिका में $18 है, और इंडिया में $4 है। तो अगर ये $4 हम टैक्स डालेंगे तो हमारे मरीज भी बच जाएंगे, हमारी कैंसर से भी बचाव हो जाएगा। हमारे 200 अरब जो हम खर्च करते हैं, 250 अरब, उनमें से 100 अरब होगा, 150 अरब बच जाएगा, या और टैक्स भी मिलेगी। अगर जब लोग एक पैकेट के बजाय आधा पैकेट पियेंगे तो एनवायरमेंट भी हमारा ठीक हो जाएगा, इंसान भी ठीक हो जाएगा, बीमारियां भी कम हो जाएंगी, एनवायरमेंट भी ठीक हो जाएगी। पता नहीं हम क्या सोचते हैं। उसी कैबिनेट में बैठा हूँ और मैं उनको कह भी चुका हूँ, वो मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। शाह साहब, अब सबकी नज़रें जो है ना वो जो पंजाब में 20 नशिस्तें हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होना है उस पर हैं, और कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आला का जो इंतखाब होगा या उनका जो मुस्तकबिल होगा, उनके हवाले से भी बड़ा फैसला कौन वो नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ही खदशात का इजहार कर दिया है कि हमारे उम्मीदवारों को कॉल्स आ रही हैं और वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको जीतने की उम्मीद कम है और वो नहीं जीत सके, तो उनके लिए वो पुरानी क्लिप लेके आ जाए। आज तो ये फैशन हो गया है ना, ऐसी बात कर दो कि फिर कह के दिखाएं कि देखो जी हमने कहा था। आजाद है, जलसे हो रहे हैं लोग, आजाद है, जहाँ पे स्टैंप लगे वो आज तो वीडियो हर जगह पे है, मीडिया सारे पाकिस्तान की मीडिया वहां जा रही है 20 सीटों पे, तो वो कल उसी वक्त बता देंगे यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ ठप्पे लग रहे हैं। तो शाह साहब, ये भी हुक्म हुआ है कि रिजल्ट उधर दिया जाए। अच्छा, उनको रोका नहीं जाए 2018 की तरह। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है शाह साहब? ये इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो शाह साहब अब मुस्तकबिल में भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपने माजी में देखा कि जब इलेक्शन हुए तो अयाज सादिक साहब का जो हलका था और समेत 4 हलके थे उनको खोलने का मुतालबा किया खान साहब ने, फिर 35 पंक्चर की जो है वो बात की। अब एक बार फिर वो मुतालबा करता है, जो मुतालबा खान साहब से होता है वो खुद नहीं करता। अगर 35 सीटें ओपन हो जाएं तो 35 सीटें जो जिसमें से 14 में से 12 कराची की जाती और 18 से 13 पंजाब में जाती, खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 चली जाती, और कम से कम 6-7 अपना साउथ पंजाब से जाती। लेकिन शाह साहब, इनका तो लेकिन शाह साहब देखें कि इलेक्शन कमीशन, मौजूदा जो कमीशन है उस पर एक बार फिर आम इंतखाबात से पहले ही तहरीक इंसाफ जो है वो सवालात उठा रही है उनके रोल पर। बात यह है नादर, आप बात समझने की कोशिश करें कि वो अपना फुटप्रिंट बना रहा है कि मैंने ये कहा था।
ये चेयरमैन कौन लाया? खुद लाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेंबर भी सारी मुशावरत से आए हैं, और वो उसका लॉ प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकता जहां इलेक्शन होगी। अब 6 तारीख को के 4 था हमारा, वो कैंसिल किया गया, चाहे वो ठट्ठा में था, और कहा कि इसके बेनिफिशियरी कराची है तो ये उसके लिए होगा, कैंसिल कर दो। अगर 100 यूनिट बढ़ाए वो कैंसिल कर दो। इससे पहले वो जगह पे जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर पेशावर या कहीं, तो वो भी कैंसिल हो गया कि वो नहीं जा सकते। तो शाह साहब, तो अभी कहीं नहीं रोका गया है, तो हेलीकॉप्टर पे खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पे उड़ता फिर रहा है। शाह साहब, 2-3 मुख्तसर सवाल होंगे आखिर में ही कि ये जो सियासत में हमने देखा कि ऑडियो और वीडियोस की बात है, इस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, तो आप समझते हैं कि ये खान साहब के खिलाफ जो ऑडियो हो गई, ऐसी कोई और भी ऑडियो है जो जिसका ये दावा किया जा रहा है? मुझे एक खातून में ऑडियो की बात नहीं की, और मैंने उस खातून का इंटरव्यू सुना, उससे बात की। ऑडियो वीडियो का मेरा से कोई नहीं शाह साहब, एक दूसरी ऑडियो जिसकी बात की जा रही है कि जिसमें आजम खान साहब और इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस खत को कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये तो सारी चीजें हुई है, वफादारी के मुकदमे की भी बात हुई है, ये सारी चीजें सबके सामने है। मैं उससे क्या तबसरा करूं, और यही वजह थी कि वो उसको हुकूमत से जाना पड़ा। अगर वो इन बातों पे यकीन नहीं रखता, सियासतदानों साहब, और पार्लियामेंट को अहमियत देता, पार्लियामेंट को की अहमियत को समझता, तो वो आज वो दिन ये नहीं देखता, आज बाहर खड़ा होने। तो खान साहब ये किसको धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो तमाम जो हकायक हैं वो कौम के सामने लाएंगे? अगर ये इसको दीवार से लगाया गया तो ये खत्म हो जाएगा सियासत से भी, ये घर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। इसको अभी तक दीवार से किसी ने नहीं लगाया है, ये खुद दीवार से लगता जा रहा है, खुद ऐसी बातें कर रहा है जिससे ये खुद, जैसे मैंने अभी तैयबा की बात की, ये खुद दीवार से खुद लग रहा है। इसका दुश्मन खुदा की कसम कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा दुश्मन खुद का है। शाह साहब, अब आपसे जब पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई तो आप ये वाज़े कह चुके थे कि जो चैलेंजेस हैं वो हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस इस वक्त भी दरपेश हैं, लेकिन आप देखें कि दिन ब दिन बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल आप देख लें, तो आप क्या समझते हैं कि मुआशी तौर पर इस वक्त? देखें, मुआशी तौर पर हमें बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंज है, और दुनिया को भी चैलेंज है, मगर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है। और ये सब कुछ हम खुद करने वाले हैं, अपनी गलतियों से करने वाले हैं। सही। तो IMF से बात सिंपल है कि पाकिस्तान ने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको छोड़ के दूसरी की इकोनॉमी को देखा। भाई, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल कंट्री है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है। हमने दूसरे के महल को देख के अपनी झोपड़ी को भी आग लगा दी। आज भी अगर जो मैंने हमारे टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिए हैं जिसपे सोलर हम ट्यूबवेल को फ्री दे रहे हैं, मेरी दूसरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में जो बंदा भी सोलर अपने घर पे लगाए, ये मैंने प्रपोजल दिया है, उसको लोन दिया जाए, सस्ते भाव पे लोन दिया जाए, वो अपने घर को सोलराइजेशन करे। अगर हमारे मुल्क में सब लोगों ने सोलराइजेशन करना शुरू किया, और अब लोग मुझसे पूछते हैं, आपने भी मुझसे पूछा था कि शाह साहब आपने वाटर मिनिस्ट्री क्यों ली थी? मैंने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे अहम मिनिस्ट्री ये है। अगर हम डैम बना जाते हैं इस मुल्क में, तो मैं समझता हूँ हमारे पास पेट्रोल और डीजल की नदियां बहेंगी, उससे भी महंगा पानी है दुनिया में हमारे पास मौजूद होगा। हम इस मुल्क में लोग हमसे पानी मांगेंगे, मगर हमारे पास ऐसी खजाने मौजूद थे जिनको हमने हाथ नहीं लगाया। तो शाह साहब साफ करके गए, उसके बाद जिस हर हुकूमत आई है थोड़े अरसे के लिए, मगर मैं दूसरी लंबी कतारों में नहीं जाता। मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल हम ऐसे वाज़े फुटप्रिंट बना लेंगे डैम्स के, जो किसी को ताकत नहीं है कि आगे आके उसको रोकने की कोशिश करें। शाह साहब, इस वक्त सबकी नज़रें हैं कि जो IMF के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि ताहाल इतनी कोशिशों के बावजूद अब तक क्या ये हकीकत है कि IMF के साथ मामलात जो हैं वो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे वो जिंदगी दे जब दुनिया हमारे पास आए और हमसे कर्जा मांगे, और हम सस्ते भाव पे बगैर शर्त के उनको कर्जा दे। और वो पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि 1976 तक इस मुल्क में कोई कर्जा नहीं था।
ये मकरूज मुल्क नहीं था। तो 2 जगहों के बाद भी मकरूज मुल्क नहीं था। हमारे पास सब कुछ था, जबकि हम हर चीज बाहर से मंगाते थे, तब भी हम मकरूज नहीं थे, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर थी। तो इतनी बड़ी एग्रीकल्चर थी जो हम दुनिया को देते भी थे, अपना फूड बास्केट भी भरते थे। लोगों को समझने की जरूरत है, सियासतदानों को समझने की जरूरत है। हम दूसरों की चीजों को देख के हम अपनी चीजों को क्यों भूल जाते हैं। तो शाह साहब, यहाँ पर जितने चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो ये तासुर दिया जा रहा है कि अवाम को रिलीफ देने की बजाय जो ये सियासत में एक चल पड़ा है कि ऑडियो ले आएँ, वीडियो ले आएँ, फिर सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई सहाफ़ी को गिरफ्तार करना, बहुत हमारे खिलाफ जो भी बोले उसको इजाजत हो, गालियां न दे और झूठ न बोले, ताकि जो सच है बोले, और उसके लिए कानून बनाया जाए कि अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया और साबित हो गया झूठा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, वरना किसी को गिरफ्तार करना काबिल जुर्म होगा। तो शाह साहब, अब मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसी रियासत है जिसमें हम पाकिस्तान को तो तरक्की दे सकते हैं, मगर हमसाया मुल्कों को तरक्की दे सकते हैं। हमसाया मुल्क की भी फूड बास्केट भर सकते हैं, दुनिया को भी अपनी फूड बास्केट से हिस्सा दे सकते हैं, और ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी कदर करें हम। शाह साहब, एक आखिरी झूठ न बोले, सच बोले कौम से। एक आखिरी सवाल। मैशियत खतरनाक है, मैशियत बहुत खतरनाक हद तक जा रही है, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता, मगर हमें उसके बाद पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल सस्ता होता है, उसका रिलीफ इमीडिएटली आवाम तक वापस जाना चाहिए। बिजली की कीमतें कम होती हैं तो उनका रिलीफ पाकिस्तान आवाम को मिलना चाहिए। शाह साहब, ये सख्त फैसलों का असर एक बार फिर क्या आवाम पर ही पड़ेगा? मतलब जो आप अब फैसले एक्चुअली जितने भी फैसले होंगे उसका आवाम भी हिस्सेदार है, और हुकूमत विरासत भी अपना हिस्सा लेगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।